Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 4th of June 2023. तो गाइज आज है तारीख 4 जून 2023 और है संडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं हर रोज मॉर्निंग में राइट टाइम 5 बजे आपको ये वीडियो इसी चैनल पर मिल जाता है। तो आज कौन कौन समय पर वीडियो में प्रेजेंट हो चुका है नीचे लाइव चैट में जरूर से मेंशन करना। इस लेक्चर में हम लोग मेजरली इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर फोकस करते हैं। इसके साथ साथ बाकी सारे इंपॉर्टेंट सोर्सेज जैसे कि पीआईबी, डाउन टू अर्थ, अलाइनमेंट के न्यूज आर्टिकल्स को भी प्रॉपर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में कवर करते हैं। इस लेक्चर का जो एंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मिस मत करना। अगर आप उसको मिस करते हो तो काफ़ी बड़ी जो गलती है वो करते हुए नजर आओगे, क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपको डेली बेसिस पर टेस्ट दिया जाता है। पूरे लेक्चर को अच्छे से सुनने के बाद में उसमें लास्ट में जो टेस्ट दिया गया उसको अटेम्प्ट करना। जो भी आपका स्कोर आएगा उसको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना। एक हाई कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता हुआ नजर आएगा। बाकी इस लेक्चर का जो पीडीएफ वगैरह है वो चाहिए तो उसके लिए आपने टेलीग्राम पर जाना है। वहां पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना है दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। थोड़े बहुत सब्सक्राइबर्स है वहां पर आपको पीडीएफ मिलेगा, क्योंकि रीज़न यह है कि जो इससे पहले हमारा मेन चैनल था उस पर कुछ स्ट्राइक का इशू आया है जिस वजह से उसको प्राइवेट कर दिया गया है। लेकिन पब्लिकली आपको एक और चैनल देखने को मिल जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ उसमें कितने सब्सक्राइबर्स हैं। लगभग 4,500 के आसपास यहाँ पे उस चैनल पर सब्सक्राइबर्स आपको देखने को मिलेंगे। उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। बाकी अगर आप मेरे साथ में पर्सनली जुड़ना चाहते हो तो उसके लिए आपने इंस्टाग्राम पे जाना है। वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना है दीपक यादव एजुकेशन। मेरा प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पे 12,000 से ज़्यादा लोग मेरे साथ में ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। नाउ स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट से सेशन को। दोस्तों आपको पता होगा पिछले 4 दिनों से ये वाला वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था। नाउ अब हम इसको रेगुलर कंटिन्यू करेंगे, और रेगुलर मतलब रेगुलर रहेगा। अब आपको कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। काफ़ी सारे लोग परेशान थे सर ये वीडियो कब आएगा। देखो दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा अर्जेंट काम की वजह से मैं बिजी था, तो उसकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी। बट कोशिश है कि मैं आगे इसको यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर कंटिन्यू कर पाऊँ, जैसे कि द हिंदू को कर पाता हूँ। बाकी कुछ जो पेंडिंग आर्टिकल्स हैं वो सब आपके आने वाले वीडियोज़ में कवर कर दिए जाएंगे। सबसे पहले आर्टिकल को हम लोग अपने जीएस पेपर नंबर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक कर पाएंगे, और खासकर मैपिंग को लेकर भी आजकल काफ़ी सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। इस बार काफ़ी सवाल पूछे गए थे, तो डल लेक की हम लोग बात करेंगे। रिसेंटली न्यूज़ का निकल कर आई है, एनवायरमेंट सेक्शन से लिंक किया जाएगा। हुआ क्या है, हज़ारों फिश अभी जो डल लेक के अंदर हैं उन फिश की जान चली गई है। पिछले कुछ दिनों में हज़ारों मछलियाँ मर चुकी हैं। अब उसके पीछे का रीज़न बताया जा रहा है क्योंकि एकदम से जो वहाँ का टेम्परेचर है, जो तापमान है, उसके अंदर फ्लक्चुएशंस नजर आए। टेम्परेचर कम बढ़ती नजर आया है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये सिनेरियो नजर देखने को मिला है। इसी की वजह से आपने थोड़ा डल लेक के बारे में पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है। अक्सर यहाँ पर ये झील न्यूज़ में रहती है। ये जो लेक है आपको ये श्रीनगर में देखने को मिलेगी। श्रीनगर जो कि जम्मू एंड कश्मीर की समर कैपिटल है। इस झील के आसपास पिर पंजेल वाले जो माउंटेन्स है, मेरा थोड़ा गला खराब है दोस्तों, अगर आवाज़ खराब आ रही हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो जो झील के आसपास जो पहाड़ हैं, पीर पंजाल आपके माउंटेन्स जो है वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा जो ये डल लेक है, मैंने आपको बताया श्रीनगर में है, खासकर जम्मू एंड कश्मीर में। इस वजह से कश्मीर का ज्वेल भी यहाँ पे बोला जाता है। जो कश्मीर का ताज है उसमें यहाँ पर एक ज्वेल है, या इसको श्रीनगर के ज्वेल के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि श्रीनगर ज्वेल के नाम से क्या चीज़ जानी जाती है। नीचे यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन मिल जाएंगे, ध्यान रखना डल लेक यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ये जो झील है लगभग 26 स्क्वायर किलोमीटर इसके अंदर फैली हुई है। जम्मू कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी झील आपको देखने को मिलेगी। ठंडियों के समय पे जब विंटर सीजन आते हैं तो यहाँ पे टेम्परेचर -11 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाता है, यानी पूरी झील जम जाती है, बर्फ़ बन जाती है। ये नेचुरल वेटलैंड का ही एक हिस्सा है। और मैं आपको बता दूं इस झील में आपको फ्लोटिंग गार्डन प्लस फ्लोटिंग मार्केट भी देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, आप सही सुन रहे हो, तैरता हुआ बाजार, फ्लोटिंग मार्केट। अब ये फ्लोटिंग मार्केट का कॉन्सेप्ट क्या है, कुछ इस प्रकार से आपको ये नज़र आता है। यहाँ पर जो ये सेलर्स हैं वो इस प्रकार से देख पाओगे, सब्जियाँ वगैरह। एक जो जहाज़ है, जहाज़ कह रहा हूँ, जो यहाँ पर नाव है जिसको हम लोग शिकाराज के नाम से जानते हैं, अपनी शिकाराज है सभी के पास में, और उस पर यहाँ पे ये सारा सामान इन्होंने लगा रखा है। और ये नाव जो है वो तैरती हुई नजर आएंगी। इसी के बेसिस पर सारा का सारा यहाँ पर जो ट्रेडिंग है वो चलता हुआ नजर आता है। तो एक फ्लोटिंग मार्केट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। लोग घूमने जाते हैं इन शिकारा से, पूरा जो डल झील है उसका जो व्यू है वो लेते हैं। अब बात है यहाँ पर इस वेटलैंड की, तो ये जो पूरा वेटलैंड है ना, यानी डल झील की बात कर रहे हैं, ये 4 बेसिन्स में डिवाइड किया गया है एक कॉजवे के माध्यम से। 4 अलग अलग बेसिन हैं, उनके नाम अलग अलग हैं। जैसे एक का नाम है गगरेबल, देन उसके बाद है लोकुत डल, देन है बोर डल, देन है नागिन।
तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको 4 अलग अलग इसके बेसिस देखने को मिलेंगे। अब ये कॉजवे से डिवाइड है, तो कॉजवे मतलब क्या होता है? देखो कॉजवे बेसिकली जीएस पेपर नंबर 1 ज्योग्राफी का एक कॉन्सेप्ट है। आपने देखा होगा पानी के अंदर इस प्रकार का जो ये ट्रैक है वो बन जाता है, कभी कभी ये रोड भी होती है, रेलवे का ट्रैक भी होता है, तो इस प्रकार का यहाँ पे हम कह सकते हैं ये एक कॉजवे कहलाता है। ये कंक्रीट से, लकड़ी से, किसी भी चीज से बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार का कॉजवे ने क्या कर रखा है, 4 एरियाज में डिवाइड कर रखा है इस डल झील को, 4 बेसिन्स के अंदर में। ठीक है, बाकी यहाँ पर कई सारे आइलैंड्स भी आपको देखने को मिलेंगे। डल झील के अंदर में 3 आइलैंड्स हैं और 2 ऐसे हैं जहाँ पर काफ़ी सारे चिनार ट्रीज आपको देखने को मिलेंगे। चिनार ट्रीज की वजह से काफ़ी सुंदर से आइलैंड आपको वो नजर आएंगे। एक आइलैंड लोकुद डल पर आपको देखने को मिलेगा। लोकुद डल जो कि एक अलग से बेसिन है, जो मैंने आपको बताया था, कॉजवे से डिवाइडेड एरिया आपको ये देखने को मिलेगा। सेकंड चिनार आइलैंड आपको देखने को मिलेगा, जिसको सोन लैंक के नाम से यानी गोल्ड आइलैंड के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। ये बोर्ड डल वाले हिस्से में आपको नजर आएगा। जो डल लेक है वो फ्लोटिंग मार्केट के लिए पॉपुलर है, फ्लोटिंग मार्केट जिसको राट के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे जो वेंडर्स हैं उनकी अपनी अपनी नाव है। वो जो टूरिस्ट होते हैं, इधर उधर टूरिस्ट जो आते हैं घूमने के लिए, जो घूम रहे होते हैं डल झील में, उनको अप्रोच करते हैं और अपना जो सामान है वो यहाँ पर बेचते हैं। तो एक प्रकार का फ्लोटिंग मार्केट, तैरता हुआ मार्केट वो कहलाता है। समझ गए? सिंपल सा था। कुछ भी क्वेश्चन बनेगा आप आराम से हैंडल कर पाओगे। छोटी छोटी डिटेलिंग्स जो आजकल पूछी जा रही है वो मेरा जो है ये मैंने कोशिश करी है कि वो यहाँ पर आपको हर एक आर्टिकल के रिगार्डिंग मिल जाए। नेक्स्ट आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर नंबर 3 साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक कर पाओगे। यहाँ पर एक्सो मार्स ट्रेस गैस ऑर्बिटर के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है, यानी कि टीजीओ। रिसेंटली ये न्यूज़ में था। रिसेंटली न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि हाल ही में मार्स जो हमारा मंगल ग्रह है वहाँ से कोई सिग्नल आए थे, मैंने द हिंदू के वीडियो में पढ़ाया था। तो वो जो सिग्नल आए थे वो सिग्नल अभी पकड़े गए हैं पृथ्वी के ऊपर में। तो वो जो सिग्नल आए थे मार्स के ऊपर से, तो वो यहाँ पर इसी टीजीओ की साइड से आए थे, ट्रेस गैस ऑर्बिटर की साइड से। ट्रेस गैस ऑर्बिटर बेसिकली ऑलरेडी एक मिशन है, एक मिशन जो कि बहुत पहले लॉन्च किया गया था। तो आपसे सवाल बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है। जैसे अब की बार वो नेविक को लेकर बन गया था, नेविक कह रहा हूँ, नेविगेशन सैटेलाइट को लेकर बन गया था, किस किस के पास में अपनी सैटेलाइट्स हैं, ठीक है। तो टीजीओ यह है ट्रेस गैस ऑर्बिटर। टीजीओ आप कह सकते हो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जो यूरोप की स्पेस एजेंसी है, जैसे इंडिया का इसरो है वैसे यूरोप का यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, रशिया का रॉसकॉस्मोस है, रशियन स्पेस एजेंसी। तो यूरोप की इस एजेंसी ने और रशिया की इस एजेंसी ने, दोनों ने मिलकर इस जॉइंट मिशन को लॉन्च किया था, टीजीओ को। टीजीओ पहली सीरीज थी जो कि जॉइंटली लॉन्च की गई थी। टीजीओ का मेन मकसद यह था कि मार्स पर जाएगा, मंगल ग्रह पर, और उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग लेगा, उसको समझेगा, मीथेन का प्रेजेंस प्लस वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, जो वातावरण, उसमें कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट है ना। मार्शियन एटमॉस्फेयर यानी मार्स का वातावरण को चेक करने के लिए, उसको स्टडी करने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया था। समझ गए? तो ये आपने ध्यान में रखना है, टीजीओ कौन से प्लैनेट को लेकर यहाँ पर जो मिशन है लॉन्च किया गया था। यहाँ पर कुछ टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिल जाएगी। इस मिशन को वैसे लॉन्च किया गया था 2016 में, मार्च के महीने में, और इसने अपने ऑपरेशंस को स्टार्ट किया, मार्स को ऑर्बिट करना स्टार्ट किया 19 अक्टूबर 2016 में, ठीक है। और टीजीओ कहीं ना कहीं एक लैंडर को लेकर गया था। लैंडर बेसिकली इस प्रकार से होता है जो कि मार्स के ऊपर उतरता है, और उस लैंडर का नाम था शियापरेली लैंडर। अब मार्स के ऊपर उतरना तो था, लेकिन ये उतरते हुए उस समय पर क्रैश हो गया था, अब वो काम नहीं कर पाया। ये पूरा स्पेसक्राफ्ट आप जब देखोगे, जो हमने टीजीओ बेसिकली स्पेसक्राफ्ट जो आपको ये देखने को मिलेगा जो मार्स पर गया है, इसका जो साइज़ है वो लगभग 3.2 मीटर आपको देखने को मिलेगा। ऐसा यहाँ पे कुछ साइज़ वगैरह बताया जा रहा है, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें एक एंटीना है जो कि अर्थ के साथ में कम्युनिकेट करता हुआ नज़र आता है, और दूसरा जो कि यहाँ पर जो स्पेसक्राफ्ट है मार्स के ऊपर में, उसके साथ में कम्युनिकेट करता है। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि ट्रेस गैस ऑर्बिटर मिशन, ये बताओ यहाँ पर कौन से प्लैनेट के लिए लॉन्च किया गया है? मार्स। दूसरी चीज़ किसने लॉन्च किया है? रशियन स्पेस एजेंसी और यूरोपियन स्पेस एजेंसी, दोनों ने मिलकर यहाँ पर इसको लॉन्च किया है। उसके अलावा यहाँ पे जो पावर मिलती है इसको काम करने के लिए, वो सोलर एनर्जी से मिलती है, क्योंकि इसके ऊपर हमने सोलर पैनल्स का यूज़ किया है, जिससे वो सारी की सारी जो सनलाइट है उसका यूज़ करके अपने अंदर एनर्जी को जनरेट करने का काम करता है। उसके अलावा इस टीजीओ मिशन ने कई सारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स को कैरी करके गया था। ये सारी चीज़ें यहाँ पर ये लेकर पहुंचा था मार्स के ऊपर में। अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में बात की जा रही है वर्ल्ड स्किज़ोफ्रेनिया अवेयरनेस डे 2023 के बारे में। तो ये क्या है इसको समझते हैं। ये जो प्रॉब्लम है स्किज़ोफ्रेनिया, ये आपने ज़रूर से पता होनी चाहिए, खासकर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाल ही में क्या हुआ है, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, ये जो डिपार्टमेंट है, इन्होंने इस दिन को ध्यान में रखते हुए, यानी कि वर्ल्ड स्किज़ोफ्रेनिया
को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर इसके प्रति एक जागरूकता फैलाने की बात की है। देखो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से क्या होता है, डायरेक्टली मेंटल डिसऑर्डर्स आपको देखने को मिलेंगे, दिमाग के ऊपर एक इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आता है। तो बोला यह जा रहा है कि जो ये स्किज़ोफ्रेनिया है ना, ये क्रोनिक डिजीज है, एक मेंटल डिसऑर्डर है, सीधा दिमाग के ऊपर अफेक्ट करता है। अब वो दिमाग के ऊपर कैसे अफेक्ट करता है, लोगों की सोच के ऊपर में, एक्ट के ऊपर में, वो उनका जो इमोशंस एक्सप्रेस करने का तरीका है उसके ऊपर में डायरेक्टली इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आता है। और खासकर जो यंग एडल्ट्स हैं, जो यूथ हैं, जो नौजवान हैं, उनके ऊपर ज़्यादातर यहाँ पर यह असर करता है। उसके अलावा यहाँ पे बोला जा रहा है कि 100 में से एक व्यक्ति को यहाँ पर ये जो बीमारी है वो देखने को मिलेगी, और जो आदमी है, जो पुरुष हैं, उनके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है एज कंपेयर टू द वेमेन। अब बात की जा रही है कि अगर किसी को ये स्किज़ोफ्रेनिया होता है तो इसके सिम्टम्स क्या हैं, लक्षण क्या हैं। देखो इसके जो सिम्टम्स हैं वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में अलग अलग हो सकते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अलग अलग प्रकार के लक्षण नजर आ सकते हैं, लेकिन वो मेन कैटेगरीज में आते हैं। जैसे कि एक प्रकार के साइकोटिक सिम्टम्स होते हैं, एक नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं और एक होते हैं कॉग्निटिव सिम्टम्स। साइकोटिक सिम्टम्स की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर हेलुसिनेशंस, डेल्यूशंस, उसके बाद में थॉट डिसऑर्डर, मूवमेंट डिसऑर्डर, इस प्रकार की प्रॉब्लम आती हैं। यानी शक, संदेह वाला जो दिमाग है वो उस प्रकार का दिमाग जो है बन जाता है, लोगों की थिंकिंग प्रोसेस में यहाँ पर एक डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ता है। फिर नेगेटिव सिम्टम्स में आप देखोगे तो मोटिवेशन खत्म हो जाता है बॉडी से, या फिर आप कह सकते हो सीधा मन से। इंटरेस्ट यहाँ पे, मतलब जो हम रोजाना काम कर रहे हैं उसमें इंटरेस्ट पूरा तरीके से खत्म हो जाता है। सोशल लाइफ से वो इंसान पूरी तरह से विड्रॉ कर लेता है, अपने इमोशंस को सही से नहीं दिखा पाता है, प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता है। वो सारे के सारे नेगेटिव सिम्टम्स हैं। फिर एक आते हैं कॉग्निटिव सिम्टम्स, दिमाग से संबंधित, जिसमें एक व्यक्ति अटेंशन पे नहीं कर पाता है, कंसंट्रेशन नहीं कर पाता है, उसकी मेमोरी में कई सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये स्किज़ोफ्रेनिया के कई सारे अलग अलग प्रकार के सिम्टम्स हो सकते हैं। सवाल यह है कि बीमारी कैसे फैलती है, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। सबसे पहली चीज़ जेनेटिक्स। कभी कभी यहाँ पर आप देखोगे परिवार के अंदर ये बीमारी रन करती हुई नजर आती है, पिता से बच्चे में या माता से बच्चे में, इस प्रकार से यहाँ पर आगे और ज़्यादा फैमिली में ये बीमारी चलती रहती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक फैमिली मेंबर को ये बीमारी थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा ये केस होगा, लेकिन कभी कभी देखने को मिल सकता है। दूसरा, यहाँ पे एनवायरमेंट का भी एक बड़ा प्रभाव पड़ता है। रिसर्चर्स ने हमें यहाँ पर सजेशन करके बताया है कि देखो जेनेटिक फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन है, उसके अलावा यहाँ पर एक पर्सन का एनवायरमेंट, वो पर्सन का एनवायरमेंट भी काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो ये स्किज़ोफ्रेनिया डिजीज़ है, डिसऑर्डर है, ये बन सकता है। उसके अलावा ब्रेन स्ट्रक्चर और फंक्शन, रिसर्चर्स ने यह दिखाया है कि काफ़ी सारे जो लोग हैं, है ना, स्किज़ोफ्रेनिया के साथ में, उनके ब्रेन के साइज, कहीं ना कहीं ब्रेन एरियाज में जो साइज है उनके बीच में डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। कई सारे लोगों का ब्रेन का साइज काफ़ी छोटा आपको देखने को मिलेगा। ब्रेन एरियाज में जो कनेक्शंस होते हैं वो काफ़ी अलग देखने को मिल जाते हैं जिन लोगों में यहाँ पर स्किज़ोफ्रेनिया होता है। तो इस प्रकार की चीज़ें भी यहाँ पे नज़र आती हैं। तो ब्रेन के अंदर में कुछ सर्टेन डिफरेंसेस आपको नज़र आएंगे। सवाल यह है कि इस बीमारी का ट्रीटमेंट क्या है। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं देखने को मिलेगा, कोई प्योर क्योर नहीं है स्किज़ोफ्रेनिया का। उसके अलावा कुछ एंटी साइकोटिक मेडिकेशंस, आपको कुछ दवाइयाँ देखने को मिलेंगी जो कि आपको इस लक्षण से थोड़ा बहुत बचा सकती हैं, या फिर साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जैसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी हो सकती है या सपोर्ट साइकोथेरेपी हो सकती है, जिससे जो लक्षण है इसका प्रभाव थोड़ा सा कम कर सकते हैं, अपने ब्रेन के फंक्शंस को इंप्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगले आर्टिकल में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार को लेकर सवाल पूछा गया है। आजकल अवार्ड को लेकर क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है, इस बार भी पूछा गया था कई सारे अवार्ड को लेकर, और पहले भी कई बार क्वेश्चन अवार्ड्स को लेकर पूछे गए हैं। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार क्या है इसको समझेंगे। हाल ही में विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है, इन्होंने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो है इसके लिए कई सारे नॉमिनेशंस जो हैं वो जारी करे हैं। तो इस पुरस्कार के बारे में समझेंगे। सरकार यहाँ पर ये जो इम्पोर्टेंट सा पुरस्कार है ये देती है हर साल। ये कुछ बच्चों को दिया जाता है, नाम से पता चल रहा है बाल पुरस्कार है तो बच्चों के लिए है, लेकिन केवल उन्हीं बच्चों को दिया जाता है जिनके अंदर कुछ एक्सेप्शनल एबिलिटीज़ होती हैं, कुछ अलग से, सभी से हटकर, सभी नॉर्मल बच्चों से हटकर कुछ अलग से क्षमताएं हैं उस बच्चे के अंदर में। ठीक है, तो उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिकग्निशन दिया जाता है, खासकर उसकी ब्रेवरी के लिए। स्पोर्ट्स में यहाँ पर अलग से यहाँ पर खेल रहा है, सोशल सर्विस, साइंस एंड टेक के अंदर में कह सकते हो उसका रोल एक बहुत बड़ा है, एनवायरमेंट सेक्शन में, या फिर कुछ और सेक्शंस हो सकते हैं, कुछ और फील्ड्स हो सकती हैं। अगर उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर में उसका एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्ट्रीब्यूशन है तो उस बच्चे को सेलेक्ट किया जाता है इस बाल पुरस्कार के लिए। एज लिमिट क्या है, तो 5 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चे को यहाँ पर यह अवार्ड दिया जाता है। और ध्यान रखना 2 कैटेगरीज हैं इस अवार्ड को देने की, एक यहाँ पर बाल शक्ति पुरस्कार, दूसरा यहाँ पे बाल कल्याण पुरस्कार। 2 कैटेगरीज आपको देखने को मिलेंगी। बाल शक्ति पुरस्कार यहाँ पर उस बच्चे को दिया जाता है जिसके अंदर एक एक्सेप्शनल कैपेबिलिटीज़ हैं,
है ना, कुछ हटकर, सभी बच्चों से हटकर यहाँ पे उसके अंदर क्षमताएं हैं, इनोवेशन के मामले में, स्पोर्ट्स के मामले में, आर्ट एंड कल्चर, सोशल सर्विस, ब्रेवरी के मामले में, उसके लिए बाल शक्ति पुरस्कार है। बाल कल्याण पुरस्कार की जब बात करते हैं तो ये एक इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन को दिया जाता है। इंडिविजुअल यानी एक पर्सन हो सकता है, इंडिविजुअल जो जिसने एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन किया है। बाल कल्याण पुरस्कार समझ लो, कल्याण पुरस्कार जिसने बच्चे का कल्याण किया है, वेलफेयर किया है। तो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल हो सकता है जिसका कॉन्ट्रीब्यूशन काफ़ी बड़ा है बच्चे को इस फील्ड में ग्रो करने के लिए, बच्चे के डेवलपमेंट के लिए। तो अगर कोई व्यक्ति चाइल्ड डेवलपमेंट में, चाइल्ड प्रोटेक्शन में, चाइल्ड वेलफेयर में कम से कम मिनिमम 7 साल से अगर वो इन्वॉल्वमेंट है उसका, तो उस व्यक्ति को बाल कल्याण पुरस्कार दिया जाता है। ये एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की होगी बात। एक इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, एक संस्था की बात करते हैं। जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, अगर कोई इंस्टीट्यूशन ने एक्सेप्शनल काम किया है, अलग से हट के काम किया है बच्चे की भलाई के लिए, उसके कल्याण के लिए, तो उसको भी यहाँ पर बाल कल्याण पुरस्कार दिया जाता है। सिलेक्शन कैसे होता है, तो उसके लिए एक नेशनल सिलेक्शन कमेटी बनाई जाती है। उस कमेटी को हेड किया जाता है हमारे मिनिस्टर या मिनिस्टर ऑफ स्टेट, विमेन चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, ठीक है, जो हमारी विमेन चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री हो गई। ये सब मिलकर क्या करते हैं, इन अवार्डीज़ यानी इन बच्चों के नाम जो है फाइनल करते हैं। ये अवार्ड हमारे प्रेसिडेंट यानी कि जैसे आज के समय पर द्रौपदी मुर्मू जी हैं, तो वो यहाँ पर ये अवार्ड दे रही हैं, जैसा आप यहाँ पर ये पिक्चर देख पा रहे होंगे, ठीक है। और एक स्पेशल सेरेमनी होती है हर साल जनवरी में, जब यहाँ पर अवार्ड दिए जाते हैं। ये जो अवार्ड है इसमें यहाँ पर 1 लाख रुपए का जो प्राइज़ है वो दिया जाता है। उसके अलावा एक मेडल और एक सर्टिफिकेट भी आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं। अगले आर्टिकल में 8th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है। नीति आयोग की 8वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग रिसेंटली हुई है, तो इस मीटिंग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपसे पूछी जा सकती हैं। सबसे पहली चीज़, इस मीटिंग का थीम क्या था? थीम था विकसित भारत 2047, 2047 तक भारत को यहाँ पर एक डेवलप्ड कंट्री बनाना है, ठीक है। तो इस प्रकार का थीम यहाँ पे रखा गया था। जो डिस्कशन हुए हैं इस पूरी मीटिंग में, इसके 8 मेजर थीम थे। विकसित भारत 2047 तक, जो हमारे माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस है, MSME, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट्स, मिनिमाइजिंग कंप्लायंसेस, वेमेन एम्पावरमेंट, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, स्किल डेवलपमेंट, गति शक्ति फॉर द एरिया डेवलपमेंट एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इन द मीटिंग। ये कुछ टॉपिक्स थे, मेन टॉपिक्स, थीम्स थे, जिनके ऊपर डिस्कशन किया गया था इस मीटिंग के अंदर में। तो ये जो गवर्निंग काउंसिल है नीति आयोग का, जिसकी ये मीटिंग हुई थी, 8वीं गवर्निंग काउंसिल है, यह ध्यान में रखना है। 8th गवर्निंग काउंसिल का मीटिंग हुई थी। इस गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन होता है? अब काउंसिल तो कई सारे लोग होंगे। इस गवर्निंग काउंसिल में कई सारे लोग आपको देखने को मिलेंगे। पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर, भारत के प्रधानमंत्री। दूसरा, जो हमारे सभी स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज जहाँ पे लेजिस्लेचर है, ठीक है, दोनों आपको यहाँ पर सभाएं देखने को मिलेंगी। मतलब विधानसभा, विधान परिषद आपको देखने को मिलेगा, और लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। तो वहाँ पे चीफ मिनिस्टर भी होता है, जैसे दिल्ली हो गया, उस प्रकार की यूनियन टेरिटरी जहाँ पे चीफ मिनिस्टर भी अरविंद केजरीवाल जैसे आज के समय पे हैं। तो जितने भी स्टेट्स हैं हमारे, वैसे स्टेट्स के अंदर चीफ मिनिस्टर होता ही है, लेकिन कुछ यूनियन टेरिटरीज है जहाँ पर चीफ मिनिस्टर्स भी हैं, ठीक है। तो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के जो हमारे चीफ मिनिस्टर्स हैं, मुख्यमंत्री, वो भी यहाँ पर इसके हिस्सा देखने को मिलेंगे इस गवर्निंग काउंसिल में। उसके अलावा जो बाकी यूनियन टेरिटरीज बची हुई हैं, देखो कुछ तो यूनियन टेरिटरीज जहाँ पर CM है, कुछ यूनियन टेरिटरीज जो बाकी बची हुई यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर आपको देखने को मिल जाएंगे, तो उनको भी इनवाइट किया गया है। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी यहाँ पे कह सकते हो इस गवर्निंग काउंसिल का हिस्सा होते हैं। वाइस चेयरमैन हो गए, नीति आयोग हो गया, नीति आयोग फुल टाइम मेंबर्स हो गए, वो भी यहाँ पर इसका हिस्सा होते हैं। फिर उसके बाद कुछ स्पेशल इन्वाइटीज़ होते हैं, स्पेशली यहाँ पर उनको बुलाया जाता है। तो ये सब लोग यहाँ पे मिलकर नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल बनाते हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। इस गवर्निंग काउंसिल को वापस से तैयार किया गया था फरवरी 2021 के नोटिफिकेशन के तहत, ठीक है। मतलब इसको हम लोग बार बार रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं, बार बार यहाँ पर इसको रेडी किया जाता है। एक इंपॉर्टेंट बॉडी है जिसका मेन काम है हमारे देश के डेवलपमेंट और देश के विकास के ऊपर मेन फोकस करना। ऑब्जेक्टिव क्या है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मतलब राज्य सरकार, केंद्र सरकार साथ में मिलकर काम करे, क्योंकि इस काउंसिल में आपको पता ही है, एक तरफ प्रधानमंत्री है और मिनिस्टर्स हैं, प्लस राज्यों के कई सारे मुख्यमंत्री हैं। तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार सब मिलकर आपस में काम कर सकें, ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है इसको मजबूत करने का काम करता है ये पर्टिकुलर काउंसिल। उसके अलावा यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म देता है जहाँ पर सभी स्टेट्स आपस में डिस्कशन कर सकते हैं केंद्र सरकार के साथ में मिलकर, है ना। फेडरल इश्यूज़ को यहाँ पे कह सकते हो टैकल कर सकते हैं। ओवरऑल यहाँ पर जो हमारा देश का डेवलपमेंट वाला कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ पर साथ में लेकर चल सकते हैं। और मैं आपको बता दूँ, इस प्रकार की 7 ऑलरेडी गवर्नमेंट काउंसिल मीटिंग्स हो चुकी हैं, गवर्निंग काउंसिल मीटिंग्स हो चुके हैं नीति आयोग की। जो पहली मीटिंग हुई थी वो 2015 में हुई थी, और जो अभी रिसेंटली हुई है वो 8वीं मीटिंग थी। ये भी आपने ध्यान में रखना है। अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में स्प्राइटले आइलैंड्स के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है।
तो हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसने ये दिखाया है कि चाइना का मिलिटराइजेशन काफी तेजी से बढ़ रहा है स्पार्टले आइलैंड्स के अंदर में। चाइना एफर्ट्स लगा रहा है कि अपना जो मिलिट्री है वो यहां पर तैनात कर दे स्पार्टले आइलैंड में। ठीक है, इस आइलैंड को पूरी तरह से बदलना चाहता है चाइना, अपने कंट्रोल में लेना चाहता है, इस वजह से यहां पर ये न्यूज में है। तो स्पार्टले आइलैंड्स को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें फटाफट डिस्कस करेंगे। स्पार्टले आइलैंड्स के अंदर में 100 से ज्यादा छोटे छोटे आइलैंड्स आपको देखने को मिल जाएंगे, रीफ्स देखने को मिल जाएंगे साउथ चाइना सी के अंदर में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको इंडिया दिखेगा, पूरा वर्ल्ड मैप देखने को मिलेगा। अगर मैं जूम करके दिखाऊं यहाँ पे तो आपको वियतनाम और फिलीपींस देखना है मैप में। वियतनाम और फिलीपींस कहाँ पर है, मैं 2 गोले बढ़ा रहा हूं, उस 2 गोलों को देखना है। ये यहां पर हो गया वियतनाम और ये हो गया फिलीपींस। इसके बीच में यहां पर ये जो समुद्र का हिस्सा है यहीं पर स्पार्टले आइलैंड्स हैं और ये साउथ चाइना सी वाली कैटेगरी में भी आता है। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं साउथ चाइना सी। तो ये हो गया वियतनाम, ये हो गया फिलीपींस, बीच में आपको यहां पर ये स्पार्टले आइलैंड्स नजर आएंगे। बात क्लियर हो गई। और मैंने जैसे बोला ये छोटे छोटे आइलैंड्स है, 100 से ज्यादा आइलैंड्स आपको यहाँ पर ये देखने को मिल जाएंगे। बाकी लोकेशन मैं आपको बता ही चुका हूं। अब क्या है कि चाइना, ताइवान, वियतनाम जैसे जो देश हैं वो पूरा तरह से क्लेम करते हैं, बोलते हैं ये हिस्सा मेरा है। जबकि कुछ यहाँ पे इस आइलैंड का हिस्सा जो है मलेशिया भी क्लेम करता है, फिलीपींस भी बोलता है कि हमारा हिस्सा है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। और इतिहास देखोगे तो इतिहास में जापान ने भी यहाँ पर इस पर कंट्रोल किया है, लेकिन अभी जापान क्लेम नहीं करता है। लेकिन चाइना, ताइवान, वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस जैसे जो देश हैं वो कहीं ना कहीं इस स्पार्टले आइलैंड्स को क्लेम करते हैं, बोलते हैं ये हमारा हिस्सा है। ठीक है, ब्रुनेई हो गया, ब्रुनेई भी यहाँ पर इस टेरिटरी को क्लेम नहीं करता है, ये आपने ध्यान में रखना है। लेकिन ब्रुनेई इस टेरिटरी के आसपास का यानी स्पार्टले आइलैंड्स के आसपास का जो समुद्र का हिस्सा है उसको जरूर से यहाँ पर क्लेम करता हुआ नजर आता है। यहाँ का जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे जो यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, क्योंकि मैंने बोला 100 से ज़्यादा आइलैंड्स हैं, कुछ छोटे छोटे आइलैंड्स अभी समुद्र के अंदर डूब चुके हैं। ठीक है, 12 नेचुरली आइलैंड्स आपको देखने को मिल जाएंगे और इन स्पार्टले आइलैंड्स में जो सबसे बड़े साइज का आइलैंड है वो 90 एकड़ का देखने को मिलेगा, जिसका नाम रखा गया है इतु अबा। ठीक है, उसके बाद दूसरा यहाँ पे आप देख पाओगे स्पार्टले आइलैंड हो गया, स्टॉर्म आइलैंड हो गया। ये थोड़े बड़े साइज के, कुछ बड़े बड़े साइज के आइलैंड्स भी हैं बट छोटे छोटे वाले हैं, काफी सारे डूब भी गए हैं, ये आप देख पाओगे। दूसरी बात बोली जा रही है कि यहाँ पे कोई परमानेंट ह्यूमन हैबिटेशन नहीं है, यहाँ पे प्रॉपरली जो लोग हैं वो रह नहीं रहे होंगे। यहाँ पे अच्छे से जो लोगों की आबादी है वो आपको नहीं देखने को मिलेगी, प्रॉपर ह्यूमन हैबिटेशन भी आपको यहाँ पर नजर नहीं आएगा। लेकिन इसका इतिहास देखना होगा तो फ्रांस ने यहाँ पर कह सकते हो लंबे समय तक कब्जा किया, 1933 से लेकर 1939 तक। फिर वर्ल्ड वॉर 2 के समय पर जापान ने यहाँ पर इन सारे आइलैंड्स को ऑक्यूपाई कर लिया, उसके हाथ में था ये, जापान के पास में। फिर वॉर के बाद मतलब चाइनीज नेशनलिस्ट गवर्नमेंट की साइड से जो वॉर हुई, उस वॉर के बाद में कह सकते हो कि यहाँ पर कई बार जो है अलग अलग कंट्रीज के थ्रू, चाइना के थ्रू यहाँ पर क्लेम किया गया। जापान ने बाद में अपना क्लेम वापस से करना स्टार्ट कर दिया 1959 में। ठीक है, उसके अलावा फिर जब जापान क्लेम कर रहा था तब ताइवान, चाइना, वियतनाम सभी कंट्रीज कहीं ना कहीं अपना क्लेम करने लगी कि कहीं ना कहीं हमारा भी यहाँ पर इस पे हिस्सा बनता है, हमारा भी हक बनता है। तो काफ़ी सारी जो कंट्रीज हैं आसपास, इधर यहाँ पर देख पाओगे वियतनाम है, ऊपर चाइना है, इधर फिलीपींस है, कई सारे देश है जो कि अपना यहाँ पर इन आइलैंड्स के ऊपर क्लेम करते हैं। जो छोटे छोटे आइलैंड्स आपको यहाँ पे नजर आएंगे, समझ गए इस बात को? आगे आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये था पूरा का पूरा डिस्कशन। आई होप आप लोगों को यहाँ पर अच्छे से चीज़ों को समझ में आ चुका है। नाउ अब आते हैं हमारे प्रीलिम्स रैपिड फायर के क्वेश्चंस। देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बोलते हैं। पूरे लेक्चर को अच्छे से सुना है तो बहुत आराम से इन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर पाओगे। पहला क्वेश्चन बोलता है, करेंटली विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट ले क्लेम टू स्पार्टले आइलैंड्स। आज के समय में, ध्यान रखना क्या लिखा है, करेंटली, आज के समय में कौन सा एक ऐसा देश है जो कि स्पार्टले आइलैंड्स पर क्लेम नहीं करता, ये नहीं बोलता ये मेरा हिस्सा है। ऑप्शन ए चाइना, बी जापान, सी वियतनाम या फिर डी फिलीपींस। तो आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन बात करता है, डल लेक को लेकर 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, ये एक लेक है श्रीनगर के अंदर में जो कि जम्मू कश्मीर का सबन कैपिटल कहलाता है। दूसरा, जो डल लेक है इसके आसपास आपको पीर पंजाल माउंटेन्स देखने को मिल जाएंगे, पीर पंजाल पहाड़ी जो है इस लेक के आसपास नजर आती हैं। बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही हैं या फिर डी दोनों गलत हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एक्सोमार्स ट्रेस गैस ऑर्बिटर TGO मिशन, ये जॉइंट मिशन का पहला सेशन है। तो जॉइंट मिशन की जो पहली सीरीज है, एक प्रकार से यहाँ पे यूरोपियन स्पेस एजेंसी का बहुत बड़ा रोल था इस मिशन को मार्स पर भेजने में। दूसरी कौन सी एजेंसी है जिसने यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर काम किया था। ऑप्शन ए रॉसकॉस्मोस, ऑप्शन बी नासा, ऑप्शन सी इसरो या फिर ऑप्शन डी जाक्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन बोला गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ध्यान रखना, करेक्ट नहीं, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से गलत है विद रेफरेंस टू
स्किज़ोफ्रेनिया को लेकर कौन सा स्टेटमेंट गलत है? ऑप्शन है, क्या ये क्रोनिक सीवर मेंटल डिसऑर्डर है जो कि यहाँ पर एक पर्सन की थिंकिंग को अफेक्ट कर सकता है। दूसरा, ये केवल बूढ़े लोगों को ही अफेक्ट करता है। तीसरा, ये बीमारी हो सकती है जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से भी। चौथा, इसका कोई भी यहाँ पर प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको नहीं देखने को मिलेगा इसके सीवर स्टेजेस के लिए। तो बताओ इन चारों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, नॉट करेक्ट। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन जाता है तो उसको अटेम्प्ट करना। अगले क्वेश्चन में बोला जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रेफरेंस टू प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार को लेकर दो स्टेटमेंट्स है, बताओ कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट, ये जो पुरस्कार है ये केवल यहाँ पर उन्हीं बच्चों को दिया जाता है जिनका एक एक्सेप्शनल काम होता है, केवल ब्रेवरी और सोशल सर्विसेज में, ओनली लिखा है। केवल उन्हीं बच्चों को दिया जाता है जिनका केवल काम यही है, जिन्होंने ब्रेवरी, बहादुरता और सोशल सर्विसेज में काफ़ी बड़ा रोल दिखाया है। दूसरा स्टेटमेंट, जो ये पुरस्कार है ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यहाँ पर देते हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के थ्रू ये पुरस्कार दिया जाता है। तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही हैं या डी दोनों गलत हैं। तो दोस्तों ये थे सारे के सारे क्वेश्चंस। आई होप गाइज आप लोगों ने सही से मैक्सिमम क्वेश्चंस को बिल्कुल सही तरीके से अटेम्प्ट किया होगा। नाउ आंसर्स को देखना स्टार्ट करते हैं। लास्ट वाले क्वेश्चन से आंसर को कवर करना स्टार्ट करेंगे। तो आखिरी क्वेश्चन में पूछा गया था आपसे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार को लेकर कौन सा स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा है केवल उन्हीं बच्चों को दिया जाता है जो कि ब्रेवरी और सोशल सर्विस के अंदर एक्सेप्शनली काम किया है उन्होंने, ऐसा कुछ भी नहीं है। और भी कई सारे सेक्शंस हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स, सोशल सर्विस, ब्रेवरी, टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, काफ़ी सारे फील्ड में बच्चा काम करता है तो उसको यहाँ पर अवार्ड दिया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग। दूसरा स्टेटमेंट भी रॉन्ग है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यह अवार्ड हमारा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नहीं देता है, यह आपने ध्यान में रखना है। तो कौन सी मिनिस्ट्री यहाँ पे प्रोवाइड करवाती है? तो इसके लिए पूरी कमेटी तैयार की जाती है, वो कमेटी यहाँ पर सिलेक्शन करती है। ठीक है, अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था स्किज़ोफ्रेनिया को लेकर बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट, क्या एक मेंटल डिसऑर्डर है? सही है भाई। तीसरा स्टेटमेंट देखो, क्या ये जेनेटिक फैक्टर की वजह से हो सकता है? ये भी सही है। चौथा स्टेटमेंट, जो स्टेजेस हैं, खतरनाक स्टेजेस हैं स्किज़ोफ्रेनिया के, वहाँ पे कोई ट्रीटमेंट नहीं है। सही बात है ये भी। तो गलत कौन सा हुआ? बी वाला, क्योंकि यहाँ पर लिखा है बी वाले में कि केवल और केवल बूढ़े लोगों को ये अफेक्ट करता है। ऐसा नहीं है। जब मैंने आपको बताया था तो नौजवान मैंने वर्ड यूज़ किया था, यंग पीपल जो हैं, नौजवान लोगों को यहाँ पे कहीं ना कहीं बुरी तरह से अफेक्ट करता हुआ नजर आता है स्किज़ोफ्रेनिया। तो कौन सा गलत है? बी वाला स्टेटमेंट आपको गलत देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था एक्सोमार्स ट्रेस गैस ऑर्बिटर को लेकर कि बताओ यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ में मिलकर कौन सी दूसरी स्पेस एजेंसी है जिसने यहाँ पर इस मिशन को तैयार किया है। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, रॉसकॉस्मोस। ठीक है, रशिया की स्पेस एजेंसी है जिसने यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ में मिलकर इस टीजीओ मिशन को लॉन्च किया था मार्स के ऊपर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था डल लेक को लेकर दो स्टेटमेंट से कौन सा सही है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है कि ऑब्वियसली ये लेक श्रीनगर में है जो कि जम्मू कश्मीर की समर कैपिटल है। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि यहाँ पर जो ये पूरा झील है ये पीर पंजाल माउंटेन से घिरी हुई है। तो ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 और 2 इज द करेक्ट आंसर। फिर अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि आज के समय पर कौन सा एक ऐसा देश है जो कि स्पार्टले आइलैंड्स के ऊपर क्लेम नहीं करता है। तो आज के समय में करेंटली पूछा गया तो उसका सही उत्तर है जापान। जापान क्लेम नहीं करता। उसके अलावा चाइना, वियतनाम, फिलीपींस सभी देश हैं जो कि कहीं ना कहीं स्पार्टले आइलैंड्स के ऊपर क्लेम करते हुए नजर आते हैं। तो दोस्तों ये था सेशन। आई होप आपको मजा आ चुका होगा, काफ़ी कुछ आप लोगों ने जाना होगा। तो आज संडे था लेकिन फिर भी वीडियो मैंने बोला था आएगा तो आ गया है। आगे से हम यहाँ पर इसको पूरी तरह से कंटिन्यू रखने की कोशिश करेंगे। नाउ मिलता है आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।